गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग एविडेंसेस फॉर डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल, हम इस बात के प्रमाण देंगे कि डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है। सर्वप्रथम सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने स्वनिर्मित सिंपल माइक्रोस्कोप की सहायता से बोतल पर लगने वाली कार्क की पतली परत का अध्ययन किया, जिसमें उन्हें मधुमक्खी के छत्ते के कोष्ठकों जैसी बहुत सारी संरचनाएं दिखाई दी, जिसका नाम रखा कोशिका। यानी सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने कोशिका की खोज की। इसके बाद एंटोनी वान लीeuwenhoek नामक वैज्ञानिक ने जीवित कोशिका अर्थात जीवाणु कोशिका की खोज किया। सन 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने यूकैरियोटिक पादप कोशिकाओं में केंद्रक की खोज किया। इसके बाद नाइगली नामक वैज्ञानिक ने विभाजित होती हुई पादप कोशिकाओं के केंद्रक में कुछ सूत्रवत संरचनाएं देखी। वाल्डेयर नामक वैज्ञानिक ने इन सूत्रवत संरचनाओं को क्रोमोसोम्स नाम दिया और कोशल नामक वैज्ञानिक ने यह बताया कि जो यह क्रोमोसोम्स हैं यह प्रोटीन और डीएनए के बने हुए हैं। कोशल नामक वैज्ञानिक ने इस बात का भी प्रमाण दिया कि जो डीएनए होता है यह एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड उच्च यौगिक है, उच्च अणुभार वाला यौगिक है और इसमें न्यूक्लियोटाइड्स के बहुत सारे अणु होते हैं और एक न्यूक्लियोटाइड में कुल 3 तरह के पदार्थ भाग लेते हैं। नंबर 1 डीऑक्सीराइबोज, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजन बेस तथा फास्फेट ग्रुप। यानी डीऑक्सीराइबोज, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजन बेस और फास्फेट ग्रुप मिलकर के एक न्यूक्लियोटाइड की संरचना करते हैं और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स फास्फोडाइएस्टर बंध द्वारा जुड़ करके एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का निर्माण करते हैं और डीएनए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड द्विसूत्रीय संरचना होती है यूकैरियोटिक सेल में। कोशल नामक वैज्ञानिक ने यह भी बताया कि यह जो नाइट्रोजन बेस होते हैं यह प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स होते हैं। जो प्यूरिन्स होते हैं यह डीएनए में एडेनिन और ग्वानिन होते हैं। जो पिरिमिडिन्स होते हैं वह साइटोसिन और थायमिन होते हैं। यानी प्रत्येक डीएनए सूत्र में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन के न्यूक्लियोटाइड्स फास्फोडाइएस्टर बंध द्वारा जुड़ करके एक काफ़ी लंबी सूत्रवत पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का निर्माण करते हैं। डीएनए में दोनों सूत्र एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। दोनों सूत्र एक दूसरे के एंटी पैरेलल ऐसे लिपटे रहते हैं और यह रस्सी की भांति दोनों सूत्र एक दूसरे में ऐंठे रहते हैं। आज के इस वीडियो में मुझे यह प्रमाण देना है कि डीएनए इज़ ए जेनेटिक मटेरियल। यदि प्यारे बच्चों मेरा यह वीडियो और मेरे पढ़ाने का ढंग आपको अच्छा लग रहा हो, आप मेरा वीडियो देख रहे हों तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें। आप इसकी बेल आइकन बटन भी दबाएं और इसको सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आगे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि प्रत्येक कोशिका में उपस्थित केंद्रक कोशिका की आकारिकी और उसकी कार्यकी तथा आनुवंशिकता को नियंत्रित करता है। अर्थात केंद्रक
कोशिका का मैनेजर होता है और केंद्रक के नियंत्रण में कोशिका के अंदर सभी उपापचयी क्रियाएं चलती हैं। जब कोशेल नामक वैज्ञानिक ने यह बताया कि जो डीएनए होता है वह डीऑक्सीराइबोज फास्फेट शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फास्फेट ग्रुप के बने होते हैं। 1869 ईस्वी में फ्रेडरिक माइखर नामक वैज्ञानिक ने यूकैरियोटिक कोशिकाओं के केंद्रक के अल्ट्रासेंट्रीफ्यूगेशन से एक ऐसा पदार्थ प्राप्त किया जिसमें सल्फर की मात्रा नहीं परंतु फास्फोरस की मात्रा अधिक थी। इसके आधार पर उन्होंने यह कहा कि यह जो यूकैरियोटिक कोशिकाओं के केंद्रक के अल्ट्रासेंट्रीफ्यूगेशन से फास्फोरस युक्त पदार्थ प्राप्त हुआ है यह प्रोटीन नहीं है, क्योंकि प्रोटीन में सल्फर की मात्रा अधिक होती है और यह जो प्राप्त हुआ था पदार्थ इसमें फास्फोरस की मात्रा अधिक होती है। इसके बाद 1982 ईस्वी में अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने उसी न्यूक्लिन को न्यूक्लिक एसिड कहा। यानी जब उस न्यूक्लिन के केमिकल नेचर के बारे में जानकारी हुई तो पता चला कि यह एसिडिक नेचर का है, इसलिए न्यूक्लिन जिसकी खोज फ्रेडरिक माइखर नामक वैज्ञानिक ने की थी उसे नाम न्यूक्लिक एसिड दिया अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने। तो यह जो आनुवंशिक पदार्थ उसका डीएनए होता है और प्रोटीन्स मिलकर के जो गुणसूत्र की संरचना करते हैं, यह यूकैरियोटिक कोशिकाओं के केंद्रक द्रव्य में उपस्थित होता है। चूँकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक कला नहीं पाई जाती है, इसलिए यह आनुवंशिक पदार्थ सीधे कोशिका द्रव्य के संपर्क में रहता है। तो जो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक है उसमें उसका आनुवंशिक पदार्थ डीएनए पाया जाता है और यह केंद्रक ही कोशिका के अंदर सभी उपापचयी क्रियाओं, उसकी आकारिकी, उसकी कार्यकी तथा आनुवंशिकता को नियंत्रित करता है। और यह प्रमाणित किया जा चुका है कि केंद्रक में डीएनए उपस्थित होता है। यानी यूकैरियोटिक कोशिकाओं, चाहे वह यूकैरियोटिक एनिमल सेल हों चाहे यूकैरियोटिक प्लांट सेल हों, इन सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए केंद्रक कला के अंदर अर्थात केंद्रक द्रव्य में उपस्थित होता है। और डीएनए में एक विशेष क्षमता भी होती है कि डीएनए से डीएनए का निर्माण भी होता है और डीएनए से डीएनए निर्माण की जो प्रक्रिया होती है इसको रिप्लिकेशन या डुप्लीकेशन कहा जाता है। यानी इस डीएनए में अपनी जैसी डीएनए निर्माण करने की क्षमता होती है जिसको रेप्लिकेशन अथवा डुप्लीकेशन कहा जाता है। और हमने आपको आनुवंशिक पदार्थ की विशेषताओं के संबंध में बताया है कि जो आनुवंशिक पदार्थ हैं ये कॉम्प्लेक्स होने चाहिए और उस आनुवंशिक पदार्थ में अपने जैसे प्रतिकृति निर्मित करने की क्षमता होनी चाहिए। तो डीएनए एक ऐसा पदार्थ है जो यूकैरियोटिक कोशिकाओं के केंद्रक द्रव्य में और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। इसमें स्वयं अपनी जैसी प्रतिकृति निर्मित करने की क्षमता होती है, अपनी जैसी डीएनए निर्मित करने की क्षमता होती है। इसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है। और भी मैं आपको प्रमाण दूं कि डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है। इसके संबंध में आइए मैं एक अलग दूसरा प्रमाण दूं। डीएनए का रेप्लिकेशन कोशिका विभाजन से पहले होता है तथा डॉटर सेल में बराबर बढ़ता जाता है। यानी कोशिकाओं में जब विभाजन की प्रक्रिया होती है तो यह विभाजन की प्रक्रिया 2 चरण में होती है। कोशिका विभाजन में पहले चरण में कैरियोकाइनेसिस होती है। कैरियोकाइनेसिस मतलब कोशिका के केंद्रक का विभाजन होता है और कोशिका के केंद्रक के विभाजन अर्थात कैरियोकाइनेसिस के बाद उसके
कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है जिसको साइटोकाइनेसिस कहा जाता है। यानी पहले कैरियोकाइनेसिस होती है, उसके केंद्रक का विभाजन होता है, फिर इसके बाद उसकी साइटोकाइनेसिस होती है। और हमने अभी आपको बताया है कि केंद्रक कोशिका का मैनेजर होता है और केंद्रक के नियंत्रण में ही कोशिका की सभी जैविक क्रियाएं चलती हैं और प्रायः एक कोशिका में एक ही केंद्रक होता है। परंतु कुछ ऐसे जीव हैं जिसकी प्रत्येक कोशिका में एक से अधिक भी केंद्रक होते हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ यूकैरियोटिक कोशिकाओं की ऐसी जो मोनोकैरियोटिक होती है, जिसमें एक ही केंद्रक होता है। तो इसमें पहले केंद्रक का विभाजन होता है और इस तरह से एक कोशिका के अंदर दो केंद्रक हो जाते हैं कैरियोकाइनेसिस प्रक्रिया के फलस्वरूप। फिर इसके बाद इसके कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है अर्थात साइटोकाइनेसिस होती है। और साइटोकाइनेसिस प्रक्रिया में जब एक कोशिका से दो संतति कोशिकाएं जो दो डॉटर सेल बन जाती हैं, तो इस कैरियोकाइनेसिस क्रिया के फलस्वरूप जो केंद्रक बने हैं, इन सभी दोनों ही डॉटर न्यूक्लियाई में गुणसूत्रों की संख्या इसके मातृ कोशिका में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या के बराबर थी। लेकिन ऐसा केवल माइटोसिस में होता है। लेकिन जब मियासिस की प्रक्रिया होती है तो उसके फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन में जो गुणसूत्र जो केंद्रक का विभाजन होता है, उसमें उसके केंद्रक में फर्स्ट यानी अर्धसूत्रीय विभाजन की फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन में के फलस्वरूप जो दो डॉटर सेल्स बनती हैं, इन डॉटर सेल्स में गुणसूत्रों की संख्या मातृकोशिका में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या की आधी हो जाती है। इसके बाद और भी मैं आपको प्रमाण दूं कि डीएनए निर्मित करने की क्षमता तो होती ही है, जिसको रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए कहा जाता है। लेकिन इस डीएनए में से इस डीएनए से आरएनए निर्मित करने की भी क्षमता होती है और इसी प्रक्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। डीएनए से आरएनए निर्मित करने की प्रक्रिया को ही ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। यह यूकैरियोटिक कोशिकाओं के केंद्रक द्रव्य में होती है और आरएनए से पॉलीपेप्टाइड चेन अर्थात प्रोटीन्स का निर्माण होता है। आरएनए से प्रोटीन निर्मित करने की यह जो क्षमता होती है, इसको ट्रांसलेशन कहा जाता है। अर्थात डीएनए में रेप्लिकेशन और डीएनए से आरएनए निर्मित करने की क्षमता अर्थात ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की यह क्षमता होती है और जिसके फलस्वरूप जो कोशिकाओं की कार्यकी होती है, यानी जिन संतति कोशिकाओं में यह पहुँचते हैं पदार्थ, उन कोशिकाओं की कार्यकी और उसकी कोशिकाओं की एक्टिविटीज़ और उसकी सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ इन्हीं के नियंत्रण में होती है। डीएनए में रिकम्बिनेशन की भी क्षमता होती है। रिकम्बिनेशन का मतलब यदि डीएनए सूत्र हैं और यह डीएनए सूत्र यदि कट जाते हैं तो इस डीएनए सूत्र में पुनः संयोजन की क्षमता होती है और नई परिभाषा जीन्स की नई परिभाषा के अनुसार इन्हें रिकान कहा जाता है। यानी डीएनए में पुनर्संयोजन की क्षमता होती है जिसे रिकान कहते हैं और नई परिभाषा के अनुसार यह जीन को ही रिकान कहा जाता है। यानी जीन इज ए यूनिट ऑफ रिकम्बिनेशन दैट इज़ नोन एज रिकान। और भी परिभाषाएं जीन की जो आधुनिक परिभाषाएं दी जाती हैं उसमें कहा जाता है जीन इज ए यूनिट ऑफ फंक्शन दैट इज़ नोन एज सिस्ट्रॉन एंड जीन इज ए यूनिट ऑफ म्यूटेशन दैट इज़ नोन एज म्यूटान। अब इसके बाद दूसरा भी प्रमाण मैं दूं कि डीएनए में उपस्थित जीन्स के सक्रियण एवं अभिव्यक्ति से कोशिका में विभेदन, उसमें ऊतकों तथा अंगों का निर्माण एवं बहुकोशिकीय जीवों में शरीर के विभिन्न घटकों का निर्माण इसी आनुवंशिक पदार्थ के नियंत्रण में होता है। यानी बीडल और टाटम के नियम का यहाँ थोड़ा सा मैं जिक्र करूँ
कि 1 जीन 1 प्रोटीन 1 कैरेक्टर, हर एक जीन के नियंत्रण में हर एक जैसी प्रोटीन्स बनती है और हर एक प्रोटीन्स हर एक लक्षण के एक्सप्रेशन के लिए उत्तरदायी होती है। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि डीएनए इज़ ए जेनेटिक मटेरियल, यानी डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है। दूसरा भी और मैं प्रमाण दूं, डीएनए में होने वाले उत्परिवर्तन संततियों में भी वंशागत होते हैं। अभी हमने आपको बताया है कि जो गुणसूत्र होते हैं वह डीएनए और प्रोटीन्स के बने होते हैं और इन गुणसूत्रों पर छोटी छोटी संरचनाएं, या यूँ आप कहें कि डीएनए के छोटे से खंड को जो प्रत्येक लक्षण को उसकी अगली पीढ़ी में ले जाने का कार्य करते हैं, उन्हें जीन्स कहा जाता है। यानी डीएनए के छोटे टुकड़े को जीन्स कहा जाता है और जीन्स, इसमें म्यूटेशन की क्षमता होती है, उत्परिवर्तन की क्षमता होती है और यह जो उत्परिवर्तन होते हैं यह वंशागत भी होते हैं। अर्थात डीएनए में इस प्रकार की क्षमता इस बात का प्रमाण है कि डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है, अर्थात डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल। यूकैरियोटिक कोशिका में सुविकसित केंद्रक पाया जाता है जो केंद्रक कला से घिरा रहता है और केंद्रक कला से घिरे हुए भाग में उसमें केंद्रक द्रव्य पाया जाता है और यह जो डीएनए है यह केंद्रक कला के अंदर अर्थात केंद्रक द्रव्य में पाया जाता है और डीएनए तथा प्रोटीन्स मिलकर के गुणसूत्र की संरचना करते हैं और गुणसूत्र अर्थात डीएनए और प्रोटीन्स के बने होते हैं और डीएनए के छोटे से खंड को जीन्स कहा जाता है और जीन्स वह आनुवंशिक इकाई है जो जनकों के आनुवंशिक लक्षणों को उसकी संतति में ले जाने का कार्य करती है। यानी जीन्स वह मेंडेलियन कारक हैं और वह आनुवंशिक कारक हैं जो आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करते हैं, ट्रांसफ़र करने का कार्य करते हैं। इस तरह से यह कहा जा सकता है कि डीएनए इज़ ए जेनेटिक मटेरियल। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इस बात के प्रत्यक्ष भी प्रमाण देंगे, उसमें हर्शे और चेस का एक्सपेरिमेंट भी देंगे और उसके एक्सपेरिमेंट का भी वर्णन करेंगे कि डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण दिया जाएगा और उसके संबंध में हम विधिवत चर्चा करेंगे। यदि आप मेरा वीडियो देख रहे हों तो इसे आप सब्सक्राइब करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखें ताकि मैं आपके तक और अच्छे से अच्छा वीडियो पहुंचा सकूं। आप बेल आइकन दबाना ना भूलें और मेरे YouTube चैनल जो लुमिनस बायो क्लासेस के नाम से चलता है उसे सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।